नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिनसे कुछ सवाल भी होंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम बार बार ये बात का जिक्र आपसे कर रहे हैं। इससे पहले भी हम इनसे आपको मिलवा चुके हैं, झारखंड के दूसरे भगत सिंह से, और इसलिए भी क्योंकि इनकी कुर्बानी, इनका त्याग साफ साफ दिखता है। हालांकि किन्हें क्या दिखता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच्चाई है उसे लाने का प्रयास समाधान इंडिया ने परस्पर रूप से किया है और इस बार भी करने का हमारा प्रयास है। जयराम दा, आज तो होली है और आपके परिवार से भी हम मिले, लेकिन ये अब हम कुछ मुद्दों पर आते हैं क्योंकि आपका 21 तारीख को कूच करने का तैयारी है, रांची राजधानी। और कहा जाता है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो अंतिम जो केंद्र बिंदु बनता है वो कहीं ना कहीं राजधानी में जाके टिक जाती है। अब हमें लगता है कि तकरीबन 120 सभाएं, या फिर हमें लग रहा है कि कुछ आंकड़ा 19-20 का होगा, लेकिन तकरीबन इतने सभाएं आपने की। भीड़ जबरदस्त रूप से लोगों की उमड़ी, आपको लोग सुनने पहुंचे, समर्थन कर रहे हैं लोग, आपको कोऑपरेट कर रहे हैं और अब जाकर के केंद्र बिंदु राजधानी बन गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? निसंदेह लगभग 131-32 सभा का संचालन किया, मैंने संबोधन किया, लोगों को अपनी बातों को रखा कि झारखंड के लिए आज नया निर्माण क्यों आवश्यक है। यदि आज झारखंड का नवनिर्माण नहीं होता है तो फिर हमें नुकसान क्या होगा, और यदि हम नए निर्माण की आंदोलन की ओर बढ़ते हैं तो फिर हमारा झारखंड सुरक्षित संरक्षित कैसे होगा। इन चीज़ों को मैंने लोगों को बताया और भगत सिंह ने भी कहा था, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वे जंजीरों को तोड़ देंगे। तो निसंदेह आज झारखंड एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो केंद्र बिंदु राजधानी होती है, 21 तारीख को राजधानी चलने का लोगों से आह्वान किया है और हम लोग प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्ण और ढंग से ही सिस्टमेटिकली हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। अच्छा, ये विरोध प्रदर्शन राजभवन में होना है? राजभवन में होना था, लेकिन प्रशासन के माध्यम से अनुमति नहीं मिली, तो हम लोग भी प्रशासन का सम्मान करते हैं। हम लोग राजभवन को नहीं, अब कुछ और रणनीति तय करेंगे और यह रणनीति 20 तारीख को ही क्लियर हो पाएगी। अच्छा जयराम दा, एक बात तो ये है कि कई चैनल्स के माध्यम से आपने कहा है और लगातार अखबारों के माध्यम से भी इन सब बातों का जिक्र हुआ है कि 1932 का जो खतियान है वो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि विस्थापन नीति, उद्योग नीति, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, तो इसको लेकर के हालांकि अगर देखा जाए तो झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं, आप गिरिडीह में भी गए थे, लेकिन गिरिडीह में कुछ प्रखंड हैं, जैसे मान लीजिए पीरटाड़ है, डुमरी है, इधर असर है कि लोग उसमें कहीं ना कहीं उग्र हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ लोग उस तरीके से जागरूक नहीं दिखाई देते हैं या गोलबंद दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर सरल भाषा में समझाया जाए इन चारों नीतियों को, चूँकि 4 नीतियों को लागू करने के लिए स्थानीयता की ज़रूरी अहमियत हो जाती है, तो कैसे आप इसको समझाएंगे एकदम सरल भाषा की बात करें तो? सबसे पहले मैं विस्थापन नीति को समझा दूं। विस्थापन नीति यानी उस व्यक्ति को विस्थापन नीति का लाभ मिलना चाहिए जिसका खेत खलिहान जमीन गया हो। जैसे चांडिल डैम बना, मैथन डैम बना, आपका कोणार्क डैम बना, तो जिन लोगों की ज़मीनों में डैम बना है, जिन लोगों की ज़मीनों को अधिग्रहण किया गया है, उनका विस्थापन होना चाहिए। लेकिन अगर विस्थापन नीति खतियान के आधार पर नहीं बनती है तो यहाँ क्या होता है, देखिए सिंदरी में 18,000 क्वार्टर बनने लगे हैं, उनमें 95 नहीं, हमको लग रहा है 100% जो बाहर रखे लोग हैं जो अतिक्रमण करके रहते हैं। बोकारो के पेपर में स्पष्ट आया कि लोग आते गए, अतिक्रमण होता गया और एक बसता गया। तो ये चीज़ें अब उनको जब हटाया जाएगा, इन फ्यूचर तो हटना ही पड़ेगा क्योंकि सिटी में है, हो सके वहाँ, तो वहाँ जब उनको हटाया जाएगा तो फिर सरकार क्या होगी, आंदोलन होगी और उन लोगों को विस्थापित का दर्जा दिया जाएगा। तो भाई वे लोग अतिक्रमण करके रहते हैं, वे लोग कहीं अन्य राज्यों से आके जबरन यहाँ अपना कब्जा जमा के बैठे हैं, तो उन लोगों को विस्थापन नीति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि खतियान आधारित विस्थापन नीति होनी चाहिए, जिसका वास्तव में जेन्युइन जमीन गया है, खेत खलिहान गया है, उसे नीति का लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, तो विस्थापन नीति में ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे कई लोग जो हैं जो कल कारखाने लगाते हैं या फिर एक तरीके से वहाँ के लोगों के लिए ही, वो झारखंड के विकास के लिए वो तो काम करते हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से लोगों को भगाया जाएगा तो आखिर लोग झारखंड में क्यों आएंगे और क्यों लोगों को फिर उसका लाभ मिलेगा? देखिए, एक बात है, किसी को भगाने की तो बात नहीं हो रही है। आप नियमता ज़मीनें खरीदिए, नियमता खरीदिए, मकान बनाइए, एगो नियमता बनाइए। अगर आप अवैध कब्जा करेंगे तो गलत है। अब और कागजे कुछ भी कहे, लेकिन धरातल पर तो यही कहता है कि जितने भी उद्योग बने हैं वो हमारे कब्र पे बने हैं। आज चांडिल डैम की बात कीजिए, वहाँ 60,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया है। जब बताएंगे कि 1.5 रुपया डिसमिल अधिग्रहण किया गया है तो आंखों में आंसू आएंगे। तो ये चीज़ें विकास है कि विनाश है, ये तो जनता को तय करना होगा। निसंदेह अगर आप विकास की बात करते हैं कि उद्योग ने झारखंड का विकास किया है, तो ये इंडेक्स जो है, चाहे हंगर इंडेक्स हो, आपका एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स हो, सभी में तो झारखंड पीछे है। एजुकेशन इंडेक्स हो, सब में झारखंड पीछे क्यों है? यदि आप विकास की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं कि झारखंड के लोग उन्नत हुए हैं, तो 12 लाख मजदूर कोरोना के काल में झारखंड वापस क्यों आते हैं? तो ये चीज़ें
आंकड़े कुछ और कहते हैं, धरातल जब जमीन रिपोर्ट बनाते हैं तो कुछ और कहती है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना होगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये उद्योग नीति जो है इसको अगर सरल भाषा में कहेंगे तो कैसे? उद्योग नीति, क्योंकि झारखंड एक औद्योगिक राज्य है, यहाँ उद्योग की भरमार है। सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ उद्योग हैं, यहाँ निजी कंपनियां हैं जो उद्योग का खनन उसमें नहीं आएगा, जहाँ कच्चे माल बनते हैं, जहाँ मजदूर जाते हैं, कंपनी फैक्ट्रियाँ। तो उद्योग नीति अगर लागू होती है और वो भी खतियानधारी तय होता है, तो राज्यपाल ने ही कहा, आदरणीय महामहिम का भी एक लेटर हेड में जारी हुआ है कि 75% स्थानीय लोगों को मिलेगा। प्रश्न ये है कि स्थानीय है कौन? तो अगर स्थानीयता तय हो जाती है तो उद्योग नीति में क्या होगा कि सरकार के माध्यम से उस कंपनी को हम मांग कर सकते हैं कि आपके यहाँ 4000 वर्कर हैं, 75% झारखंडी है कि नहीं, आप सूची जारी कीजिए। सूची जारी करिए। चलिए, नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर लगातार चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 1932 के खतियान लागू होने के बावजूद ही ये चीज़ें हो पाएंगी? एक अमित महतो हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका हम जब स्टेटमेंट ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसके हाथ में खतियान हो वही झारखंडी। तो हालांकि बात 1932 की भी होती है और जिसके हाथ में खतियान हो वही झारखंडी। तो थोड़ा इस पर आप कुछ कह सकते हैं क्या? देखिए, 1932 को मैंने मुख्य आधार माना जाए, जो हमारा डेडलाइन कह सकते हैं, उसे 1932 को आधार बनाया जाए। उसके बाद आप एक समीक्षा, एक सर्वे टीम तैयार कीजिए और जनता की सुविधा के अनुसार आप सर्वे कीजिए और उसके बाद चीज़ों को निर्धारित करने का काम करें। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है, ये कई बार आपसे ये सवाल पूछे गए होंगे, हालांकि बार बार कहने का ये भी मतलब होता है कि जब आप क्रांतिकारी बनते हैं तो एक शब्द को आपको जब तक आपका लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको कहना रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 1932 खतियान को लेकर तो बात कही रही है, सदन में अभी बजट सत्र हुआ तो हेमंत सोरेन ने भी कह दिया कि 1932 को लेकर के हम विचार करेंगे, जरूर होगा। तो सरकार, आप भाषा आंदोलन भी आप लोग कर रहे थे, खैर उस पर हम आएंगे, लेकिन सरकार जब खुद कह रही है, फिर आप लोग को लगता है कि आप लोग फिर ऐसा लगता है कि कई लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति अपनी राजनीति रोटी सेकनी है या फिर राजनीति में चमकना है, मकसद ये है क्या? नहीं, ऐसा कोई मकसद नहीं। देखिए, पहली बात तो कि सरकार ने मैनिफेस्टो के साथ ही सरकार बनाया था कि 1932 के खतियान को हम लोग लागू करेंगे, 1985 की जो स्थानीय नीति है उसको रद्द करेंगे। लेकिन सरकार 2 साल बीत गए, 2 साल यानी एक साल में अगर 3 सत्र तो 6 सत्र समाप्त हो गए, कभी बात नहीं हुई स्थानीय नीति की। लेकिन जब आंदोलन खड़ा हुआ तब आज जाके सरकार स्थानीय नीति की बात कर रही है, यानी वो जनता के दबाव में है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जनता जाग के ही रहे, आंदोलन को जारी रखे। अगर जनता सो जाएगी तो सरकार भी सो जाएगी। अगर सरकार बात कर रही है खतियान की, सरकार अगर बात कर रही है नीति नियमों की, तो जनता है, उसके लिए उत्तरदायी जनता है। जनता ने आज अपना प्रेशर दिया है, जनता ने अपने वोट की ताकत को समझा है, जनता आज सड़कों पर है, इसीलिए सरकार सदन पे आवाज को रख रही है। नहीं तो इससे पहले 2 साल बीत गए, अब तक बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जनता सोई हुई थी। इसलिए मैं जनता को जगाने के लिए लगातार कार्य कर रहा हूँ। जिस दिन नीतियाँ बन जाएगी मैं वापस आके अपनी पढ़ाई करूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ो और लड़ो, बिना पढ़ाई के कुछ हो भी नहीं सकता है। और आप इतनी चीज़ों की जानकारी देते हैं, संविधान के बारे में चर्चा करते हैं, आप महापुरुषों की चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं आप, तो अचानक से कैसे ख्याल आ गया कि भाई अचानक से आप सोशल मीडिया पे आते हैं, या फिर कैसे पहले से ही कुछ प्लान था आपका कि हम कुछ इस तरीके का आयोजन करेंगे? कहाँ से शुरुआत हुई कि आज टाइगर जयराम महतो एक ब्रांड बन चुके हैं? देखिए, एक कहावत है ना कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। तो कोई क्रांतिकारी बनता नहीं है, परिस्थितियां उसे क्रांतिकारी बना देती हैं। जब वो आमने सामने की चीज़ों को देखता है, उसके प्रति सहानुभूति रखता है, उसे दुख होता है, पीड़ा होती है, उसकी रातों की नींद हराम होती है, सोचता है देश के बारे में, राज्य के बारे में, लोगों के बारे में, हक अधिकार के बारे में, न्याय अन्याय के बारे में, तो निस्संदेह परिस्थितियां उसे क्रांतिकारी बना देती है। और ये बैकग्राउंड मेरा बहुत दिन पहले तैयार हो चुका था। हालांकि सरकार की नीतियों ने मुझे आज यहाँ लोगों के सामने अपनी बातों को रखने का मौका दिया, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड था, चूंकि मैं एक शहीद का बेटा था, मेरा बैकग्राउंड पहले से तैयार हो चुका था। मैं जहाँ भी जाता था, अगर सभा कुछ भी सभा होता था तो मैं वहाँ क्रांतिकारी बात ही रखता था। अच्छा, तो क्रांतिकारी बात रखते थे, फिर भी कुछ तो प्लान हुआ हो कि अचानक जो मानव श्रृंखला से जो आपकी शुरुआत हुई, जो सब सभाओं में बदल गई, आप केंद्र बिंदु राजधानी की ओर रुक कर चले हैं, तो किसी किसी का सपना भी होता है कि हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो सपना था कि क्रांतिकारी बने, हालांकि सपना क्रांतिकारी बनने का कम ही देखने को मिलता है। और अब चूंकि आज़ाद भारत के बाद हम आपको संबोधन कर रहे हैं भगत सिंह के नाम से, हालांकि कई लोग कई तरह की टिप्पणियाँ करेंगे, ये मुझे भी लगता है, लेकिन मैं खुले दिल से कह सकता हूँ कि आप वाकई में झारखंड के दूसरे भगत सिंह हैं। तो लेकिन चुनौतियाँ कई हैं साहब, चुनौतियां आपके सामने विकराल रूप से आएंगी और जो आप देख भी रहे होंगे। इन चुनौतियों को जयराम महतो आने वाले दिनों में कैसे देखेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने देखा परिस्थितियां क्रांतिकारी बनाती है। आप कहीं ना एक बार ये भी आप कह चुके हैं कई बार कि माफ़ करिएगा, डुमरी के जो विधायक हैं जगन्नाथ महतो जी, उनके चुनाव प्रचार में भी आपने कैंपेनिंग किया है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी आपने अपनी जो सहमत एक तरीके से आपने योगदान दिया। पार्टियाँ जो हैं, पार्टियों का भी साथ आपने दिया है पॉलिटिकल रूप से।
अब आप अपने आप को क्रांतिकारी कह रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूजन होंगे क्या? मैं कन्फ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आप 4 साल, 4.5 साल, 4.5 साल भाग चुनाव नेतागिरी करे या ना करे, राजनीति जाने या ना जाने, आपको 5वां साल जब चुनाव होता है आपके राज्य में, आपके देश में, तो दो पल के लिए आपको सोचना पड़ता है। जेएमएम की बात नहीं, मैंने 2014 में जो नरेंद्र मोदी की पहली सरकार बनी थी उसमें भी लोगों को मैंने कैंपेनिंग अपने माध्यम से, किसी पार्टी को लेकर नहीं है मैंने कि हाँ इस बार परिवर्तन होना चाहिए। 2014 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, मैं भी छात्र था और छात्र में उतना पता नहीं चलता प्रभावित थे क्या मोदी जी से? उस समय थे, लेकिन अब नहीं, प्रभाव थोड़ा तिलस्म टूट रहा है क्योंकि बेरोजगारी की लत बढ़ रही है, जो इंडेक्स में हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब प्रभावी नहीं रही हैं। अच्छा, आपका जो है पसंदीदा राजनेता कौन है आपका? पसंदीदा राजनेता आज के दौर में तो आज के दौर में कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के दौर में नहीं दिख पाते हैं वैसे लोग जो। अच्छा, क्रांतिकारी जो अभी आप किए, उससे पहले तक कौन थे? भगत सिंह हमारे शुरू से नहीं, वर्तमान की बात करें तो हम राजनेता की बात करें। वर्तमान राजनेता कह पाना मुश्किल है दादा कि किसको कहें, क्योंकि किसी में ऐसा क्वालिटी दिखता नहीं है। वे लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आज कहीं ना कहीं अगर हम कह दें तो उचित नहीं होगा, लेकिन आज की परिस्थिति में कोई व्यक्ति ऐसा फिट नहीं होता है जिसको लोग अपना राजनीतिक आदर्श मान सके, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कैसे आदर्श मानेंगे। यहाँ जनता सड़कों पर है और उनके घर लाखों रुपए, उनका आलीशान बंगला, आलीशान मकान, एक नहीं 4-4 जिलों में फ्लैट है, तो आदर्श के योग्य नहीं। आज के जो राजनेता हैं वे आदर्श के योग्य नहीं है। अच्छा, एक बात बताते हैं आपको, अभी जब हम घर से निकल रहे थे तो मेरे घर में कहा गया कि आज तो होली है, आज कहाँ जा रहे हो? हमने कहा कि भाई हम जा रहे हैं टाइगर जयराम दास से मिलने के लिए। आज तो होली है, छुट्टी का दिन है, आ गए। एक स्टेटमेंट आपका देख रहे थे कि होली है, तो होली क्या, फिर हम तो क्रांतिकारी हैं, लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, उसके लिए क्या होली क्या दिवाली? तो आज होली के दिन अब क्या कहेंगे? होली पर्व है, परिवार के साथ मनाया जाता है, तो लोग मनाएं खुशियों के साथ, लेकिन वास्तविकता यही है कि पर्व तभी खुशियों के साथ लोग मनाते हैं जब उसके जीवन में वास्तविक खुशियां हों। तो आज हमारे छात्र सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, भूखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, और ऐसी परिस्थिति में होली और दिवाली का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार अच्छी नीतियाँ बनाएंगी, जब यहाँ के लोगों के चेहरे में खुशहाली होगी, तो रोज़ होली और दिवाली होगी। अच्छा, एक बात बताइए जयराम दा कि आप फिल्में देखते हैं? पहले देखते थे, लेकिन अभी तो समय नहीं मिल पाता है। राजकुमार साहब का फिल्म देखते थे, और राजकुमार साहब का फिल्म इसलिए देखते थे कि उनका हीरोइन नहीं होती थी। अच्छा। और हमको हीरोइन पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? इसलिए वो डिस्टर्ब करती थी। अगर हीरो अगर मारपीट करता था तो हीरोइन को किडनैप करके उसको डिस्टर्ब किया जाता था। अच्छा। इसीलिए हम मुख्यतः राजकुमार का फ़ैन है। मूवी में, फिल्मों की बात करें तो राजकुमार साहब के कोई भी फिल्म देखें आप, तिरंगा देखें, मरते दम तक देखें, देशद्रोही देखें, जो भी फिल्में हीरोइन उनकी फिल्म में नहीं होती। एक में है तो हाफ टाइम से पहले हीरोइन मर चुकी है। अच्छा। तो इसीलिए राजकुमार जी को पसंद करते हैं। क्योंकि कितने दिनों से फिल्म नहीं देखे? लगभग साल भर हो गए, साल 1.5 साल हो गए फिल्म नहीं देख पाए। फिल्म का जिक्र हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों द कश्मीर फाइल्स जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग उन्हें देख रहे हैं। बहुत कम बजट की मूवी थी और वास्तविकता को दिखाया गया है, उसमें कई चीज़ें हैं। तो द कश्मीर फाइल्स आप देखना पसंद करेंगे? हाँ, देखेंगे, जब चर्चा है तो ज़रूर देखेंगे। और हम तो चाहेंगे कि झारखंड में बहुत सारी फाइल्स बननी चाहिए। हमारे भी आदिवासी मूलवासी, उनके साथ भी कंपनियों के माध्यम से, उनके जल जमीन को छीनने के माध्यम से कई अत्याचार हुए हैं। सब पर फाइल्स बननी चाहिए। जितनी सच्चाई हुई है, जहाँ जहाँ जिस समाज जहाँ भी हुआ है वहाँ उस तरह की फाइल्स बननी चाहिए। अगर उसमें सच्चाई है तो और लोगों तक दिखानी चाहिए। मेरा पूछने का मकसद भी यही था क्योंकि झारखंड में भी कई चीज़ें हुई हैं। झारखंड को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा सभी का उदासीन रवैया रहा है। इस बात को आप बखूबी समझते हैं, शायद इसीलिए आज आप इन चीज़ों को आगे ला रहे हैं। हालांकि सवाल और कई थे, लेकिन एक सवाल जब हम आ रहे थे तो फेसबुक पेज पे एक साथी हैं, उन्होंने पूछा कि झारखंड में अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार है, तो जयराम दा उस समय कहाँ थे जब भाजपा की सरकार थी? उस समय क्यों नहीं आंदोलन कर रहे थे? बना उन्होंने तब हम, हाँ सही है, उनका सवाल का उत्तर हम देंगे। 2016 या जो भी बात याद नहीं आ रहा है कंफर्म, हम भी रणधीर वर्मा चौक में हम लोग धरना दिए थे, तो चांची थाना में एक दिन का अरेस्टिंग दिए थे। ऐसा बात नहीं है। उस समय भी हम लोग, जब भी कुछ ऐसा मूवमेंट होता था जो नीतियाँ गलत होती थी, हम लोग प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन उस समय हाईलाइट नहीं हो पाए, लोग जान नहीं पाए। वो भाई मेरा कसूर नहीं है, मैंने भी कहा परिस्थितियों ने क्रांतिकारी बनाया है। उस समय भी योगदान था, लेकिन उस समय हम लोग पीछे रहते थे क्योंकि हम उस समय थोड़ा कम उम्र के थे, जानकारी मेरे पास कम थी, लेकिन आंदोलन लगातार करते थे। रणधीर वर्मा चौक में धरना दिए हैं, 2-3 बार दिए हैं। तो चाची थाना में अरेस्टिंग दिए हैं, जो जिस दिन झारखंड बंदी का आह्वान हुआ था। तो ऐसा बात नहीं, आंदोलन उस समय भी किए थे, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, हम खुद फेसबुक नहीं चलाते थे, तो लोगों तक हम पहुँच नहीं पाए। अच्छा, हो सकता है कि किसी ने आपसे सवाल ये पूछा होगा कि अगर जयराम दा एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाएं, हम सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं क्योंकि एक पत्रकार के नाते एक मूवी आई थी, एक पत्रकार ने एक मुख्यमंत्री से नायक फिल्म में पूछ दिया था कि भैया अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाए तो क्या करेंगे? 5 साल के लिए नहीं,
एक दिन के लिए अगर मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो बनते हैं तो क्या निर्णय लेंगे? देखिए, एक दिन में तो निर्णय नहीं, वो फिल्म था इसीलिए निर्णय ले लिया, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक दिन पे, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे दिन बहुत बड़ा भूकाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दिन का वक्त है 24 घंटे का, तो एक सीएम क्या कर सकता है? 1932 का खतियान लागू करेंगे। 1932 का खतियान लागू करेंगे, यही जानना चाह रहे थे आपसे कि 1932 का खतियान आप कह रहे हैं कि एक दिन में लागू किया जा सकता है? संभव नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक ही दिन में करना है तो परिस्थितियां बनाएंगे, क्योंकि समय लगता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बहुत कम समय में, जैसे EWS का जो प्रावधान किया जा रहा था वो मात्र 72 घंटे में क्लियर हो गया था। तो प्रयास करें। उस फिल्म में एक बहुत, हालांकि फिल्म जो है सो बहुत बड़ा हिस्सा होता है समाज के विकास के लिए, आप बखूबी समझते हैं। अगर कोई चीज़ दिखाया गया तो जरूर कोई बात है, और उसको अगर गहन अध्ययन किया जाए तो निकलती है कई चीज़ें। कई ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोग रहते हैं, वैसे लोगों को सस्पेंड किया जा सकता है, उस फिल्म में दिखाया गया था। तो इस तरह का भी जो है वो किया जा सकता है। हालांकि आपने कहा एक दिन, हालांकि एक दिन में सही बात है कि संभव नहीं हो सकता है अगर परमानेंट, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि टाइगर जयराम दा मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहिए, और क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण को लेकर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। क्षेत्रीय पार्टी वाला है तो ईमानदारी से बताइए, इतना गिरिडीह से आपका गांव, आपके घर में बैठे हुए हैं, सही सही बता दीजिए एकदम, क्षेत्रीय पार्टी का कोई चर्चा हो रहा है कि नहीं? देखिए दादा, अभी तक पार्टी का चर्चा नहीं हुआ है। अभी यही चर्चा है कि आंदोलन को तेजी के साथ बरकरार रखना है, और हम लोग अपना जो मांगे हैं हमारी, उन मांगों के लिए सरकार को लगातार दबाव बनाना है, और अपने हक में, अपने हित में नीतियां बनानी है। उसके बाद फ्यूचर जनता चाहेगी तो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना सोचे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, नेता बनने का तो ख्वाब आपके पास है कि हम नेता बनेंगे? क्योंकि नेता बनने का ख्वाब कभी नहीं रहा, क्योंकि हम नहीं, देखिए, अच्छा एक बात बताइए, कई लोग, एक उससे बाद में हम ये सवाल पूछेंगे, एक बात बताइए, लोग आज की जो युवा पीढ़ी है, जिन्हें लगता है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। राजनीति क्या सच में गंदी चीज़ है? नहीं, राजनीति गंदी चीज़ नहीं। मैंने अक्सर कहा कि जो लोग कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, उनको मैं संदेश देता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का आधार संविधान होता है, और संविधान से राजनीति संचालित होती है। जो लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, वो संविधान के साथ साथ लोकतंत्र से घृणा करते हैं। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि आई हेट पॉलिटिकल लीडर्स। अभी आज के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम उनसे हेट कर सकते हैं, पॉलिटिक्स से हेट नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, संविधान और लोकतंत्र तीनों एक दूसरे के पूरक है। आप अगर पॉलिटिक्स से हेट करते हैं तो संविधान से हेट कर रहे हैं, और संविधान से हेट कर रहे हैं यानी लोकतंत्र यानी भारत से हेट कर रहे हैं। तो ये बातें जो भ्रामक बातें हैं, यूथ अगर ऐसा कहते हैं तो गलत कहते हैं। वो यह कह सकते हैं कि आज के राजनेता जो हैं, जो आधुनिक राजनेता हैं, उनसे हम नफरत करते हैं। आप राजनीति से नफरत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति, लोकतंत्र, संविधान और भारत एक दूसरे के पूरक है। कदम हमेशा जो है ना, आंदोलन के बाद जब भी आंदोलन हुए हैं, हमने एक सवाल फिर पूछा था, अंतिम सवाल आपसे लेंगे, जब आंदोलन हुए हैं नेता वहां से निकले हैं, चाहे जितना भी आंदोलन आप देख लीजिए। इस बार का जो आंदोलन है, कई लोग आपको नेता के रूप में देख रहे हैं, हालांकि कई और भी चेहरे आए हैं, हालांकि वो पहले भी नेता रह चुके हैं, हालांकि पहले माटी फिर पार्टी की बात हो रही है, लेकिन टाइगर जयराम महतो एकदम निर्धन परिवार, हम आपके घर आए हैं, आपके घर की स्थिति को हम देख रहे हैं। घर की जिम्मेवारी जो है आपकी, देखकर ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ना कि भगत सिंह बने सभी बने, मेरे घर से न बने, पड़ोसी के घर में भगत सिंह निकले, भगत सिंह के राह पे चल दिए। जिम्मेवारी घर का इतना बड़ा है आपके ऊपर, कंधों पर है, कैसे इसको आप हैंडल करते हैं, और क्या रखे हैं कि अपने घर के लिए, परिवार के लिए आप आने वाले दिनों में, या फिर समाज, क्योंकि आप तो समाज के लिए निकल चले हैं। हमारा सवाल थोड़ा पूछने का मेरा जो है, आपका निजी रूप से हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या विजन रहेगा। घर के सवाल की जब बात है तो थोड़ा सा हम भी भावुक हो जाते हैं। हम खुद को द्रोही मानते हैं कि एक बड़ा घर का बेटा होने के नाते घर की जो जिम्मेवारी है, मैंने निर्वहन आज तक नहीं किया है। ये तो गनीमत है कि मेरा छोटा भाई, परिस्थितियों ने उसे इस लायक बनाया है कि वो घर की जिम्मेवारी की हैंडलिंग कर लेता है, खेत खलिहान और छोटा एक रोजगार भी कर लेता है, और घर चलता है। बाकी अगर मेरा व्यक्तिगत बात किया जाए तो आज तक सही बात है, हम घर में उतना समय कभी नहीं दे पाए हैं। मैं हमेशा आंदोलनरत रहा हूँ, हमेशा जब भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ी है मैं वहाँ गया हूँ और आंदोलन किया हूँ। तो इस नाते अगर वास्तविकता दिल से कहा जाए, और आपने, चूँकि आपका मैं सम्मान करता हूँ, आपने हमें सच्चाई को दिखाया है, तो मैं सच्चाई कहना चाहूँगा। अगर घर की बात मुझे पर्सनली कहा जाए तो मैं घर के लिए द्रोही मानता हूँ खुद को। मैंने अपने घर को, जो मेरी जिम्मेवारी घर को, परिवार की होती है, मैं उस पर कहीं ना कहीं नाकाम हूँ। लेकिन समाज के लिए, समाज के बदलाव के लिए आप आगे निकल चुके हैं टाइगर जयराम दा। मेरा भी अब अच्छा, एक सवाल हम अंतिम आपसे ले लेते हैं। हम जब आए थे तो पहली बार आपसे हम पूछे थे कि हालांकि ये तीसरी मुलाकात है, एक बार स्टूडियो से ही आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। टाइगर जयराम महतो, यानी जयराम महतो के आगे पहले टाइगर लगा, उसके बाद क्रांतिकारी जयराम महतो बने,
अब नेता जयराम महतो किस दिन होंगे, क्योंकि आप राजनीति को अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक अच्छे समाज की स्थापना या लोगों की जो विकास की गाथा है वो नहीं गढ़ी जा सकेगी। कब तक लगने का आसार है? फिर आप कहेंगे, आप ये मत कहिएगा कि ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, अलग तरीके का हमको जवाब चाहिए, और सच में आपके पास जवाब है। देखिए, पहली बात, जो टाइगर नाम मिला वो पीछे पारसनाथ पहाड़ है। हाँ, दिख रहा है आपको अभी, आप भी गिरिडीह से हैं तो पारसनाथ पहाड़ दिखेगा ही, तो इसलिए टाइगर नाम मिला। क्रांतिकारी नाम आंदोलन के लिए मिला, और नेता पढ़े लिखे हैं, मैं चीज़ों को समझता हूँ, और निसंदेह मेरे क्षेत्र में अगर परिवर्तन की आवश्यकता हुई और मेरा दिल कहा कि नहीं, अगर नेतृत्व करना चाहिए तो उस समय निसंदेह अपना नेतृत्व के लिए हम तत्पर रहेंगे और तैयार रहेंगे। पंचायत चुनाव आने वाला है, क्या कुछ है? पंचायत चुनाव तो नहीं लड़ना है आपको? ये तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे, कंफर्म घोषणा है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से कंफर्म घोषणा है कि हम पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब सीधा रांची कूच करना है, विधानसभा जाना है? कह नहीं सकते, लेकिन जनता जनार्दन तय करेगी। फिर वही बात आप कह दिए। चलिए, अच्छा लगा, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आज होली का दिन है और टाइगर जयराम महतो जी से मिलकर हम भी युवा हैं, पत्रकार जरूर हैं, और आप सभी जानते हैं, हमने कई बार कहा भी है कि गांधी के दौर में जब आज़ाद भारत की जब तस्वीर गढ़ी जा रही थी तो इंडियन ओपिनियन के नाम से गांधी की भी अपनी एक, महात्मा गांधी जी की भी अपनी एक जो है उनका भी एक अखबार छपता था। तो कई दिनों तक उन्होंने चलाया, और अखबार को भी चलाया और उन्होंने आंदोलन भी किया। तो उस नाते मुझे ये लगता है कि टाइगर जयराम महतो वाकई में झारखंड के दूसरे भगत सिंह है, और उनके परिवार से मिलने के बाद मैं निःशब्द हूँ, कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ। सवाल मेरे पास कई हैं, उन सवालों को मैं अपने सवालों के साथ दफन किए करना चाहता हूँ। हालांकि हम कोई शायर नहीं है, टाइगर जयराम महतो के पास बैठने के बाद हमारी ऊर्जा दोगुनी हो गई है, और हमेशा हम प्रयास करेंगे कि इनके इस आंदोलन में हम हमेशा आपको खबरें दिखाते रहें, और टाइगर जयराम महतो का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे, ताकि लोग जाग सकें। और जागने का वक्त है, क्योंकि झारखंड अब नहीं जागा तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी वो जाग नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए समाधान इंडिया अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ, मैं विकास यादव पूरी टीम के साथ। धनबाद, मानटांड।